प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा और प्रकार। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली से संबंधित है, जिसमें हम इसका श्री गणेश लोकतंत्र की उत्पत्ति से कर रहे हैं। इसी के साथ में इसका क्या अर्थ होगा, विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं और लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। इन सभी के संदर्भ में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में अवश्य ही प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के ऊपर चाहे कितनी ही वीडियो बने, हम लोकतंत्र की अवधारणा को, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को व्यापक रूप में समझाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में जो विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से परिचित हैं, अवगत हैं, उनका ये दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे YouTube चैनल से अवगत अवश्य कराएं, जिससे सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का हित हो सके। सभी विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, लोकतंत्र की बात करें आज हम। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वास्तव में प्राचीन समय से ही शासन प्रणाली के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं, जैसे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, लोकतंत्र, भीड़ तंत्र। मुख्यतया मैंने आपको 6 शासन प्रणाली के नाम गिनाए हैं। हालांकि आधुनिक समय में शासन प्रणालियों का वर्गीकरण अन्य आधारों पर किया जाता है। हम यहाँ वर्गीकरण की बातें नहीं कर रहे हैं, हमें तो लोकतंत्र को समझना है डियर स्टूडेंट्स। परंतु आधुनिक समय में, आज के समय में, समकालीन समय में ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी राजतंत्रीय शासन प्रणालियां मौजूद हैं, अल्पतंत्रीय शासन प्रणालियां भी मौजूद हैं, तानाशाही शासन प्रणालियां भी मौजूद हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणालियां तो हैं ही हैं, क्योंकि आज का युग लोकतंत्र का युग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। परंतु आज विशेषकर राज व्यवस्था में जनता को सहभागी बनाया गया है या नहीं, इस आधार पर 2 ही प्रकार की मुख्य प्रणालियां मौजूद हैं। वो हैं लोकतंत्र और तानाशाही। तो आज हम उसमें से लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया किसकी चर्चा कर रहे हैं? लोकतंत्र की। अब यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। क्या भाई, वास्तव में जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो राजनीति विज्ञान के जनक थे अरस्तु, और अरस्तु के जो गुरु थे वो कौन थे? प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। भाई, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लोकतंत्र को सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली बतलाया था। नोट कीजिएगा, प्लेटो ने
अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ क्या है? आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। रिपब्लिक में लोकतंत्र को सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली बतलाया था, सबसे निकृष्टतम कोटि की शासन प्रणाली बतलाया था। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आधुनिक समय में वास्तव में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। आज ये कहा जाता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है, मतलब लोकतंत्रीय प्रणाली से अच्छी प्रणाली और कोई हो ही नहीं सकती। जबकि प्लेटो ने सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली बतलाया था। मुझे बताइए, एक महान दार्शनिक के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली है, और आज के बुद्धिजीवी हम सब लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं अब इसकी उधेड़बुन नहीं करूंगा, मुझे तो केवल लोकतंत्र के बारे में 4 बातें बतानी है, क्योंकि फिर हम दर्शन में चले जाएंगे, बहुत गहरी बातें होती है। मैं तो सामान्य जो महत्वपूर्ण बातें वो आपको समझा रहा हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब देखो, मैंने सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ नोट कर दी हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या अर्थ है। देखिएगा, मैंने यहाँ नोट किया है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जिसका अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी अर्थ क्या होगा? लोकतंत्र। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। किसकी? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। कौन कौन सा? डीमोस और क्रेटोस। नोट कीजिएगा, डीमोस और क्रेटोस, जिनका क्रमशः है, शाब्दिक अर्थ है, डीमोस का अर्थ है लोग, मतलब जनता है, और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति, मतलब लोगों की शक्ति, जनता की शक्ति। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? लोक शक्ति या जनशक्ति, मतलब शासन शक्ति अंतिम रूप में जनता में होती है। शासन शक्ति का प्रयोग अंततः अंतिम रूप में जनता के द्वारा किया जाता है। तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ? जनता की शक्ति, मतलब शासन शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गई ये बात। फिर से बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, डिमोस और क्रेटोस। डिमोस का अर्थ है लोग, मतलब जनता, और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति, मतलब लोगों की शक्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लोक शक्ति या जनशक्ति, मतलब जनता की शक्ति। तो क्लियर होगी ये बात। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? जनता की शक्ति, लोगों की शक्ति, मतलब वास्तव में शासन शक्ति का प्रयोग अंतिम रूप में वास्तव में जनता के द्वारा किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि शासन शक्ति अंततः या अंतिम रूप में जनता में निवास करती है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं अब बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैंने चर्चा पहले भी कर दी है, क्या कि राजनीतिक दर्शन के जनक, क्या बोला मैंने? राजनीति विज्ञान के जनक नहीं बोल रहा हूं मैं। राजनीति दर्शन के जनक कौन है? प्लेटो। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। हाँ, तो प्लेटो से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भाई लोकतंत्र को कोई सम्मान प्राप्त नहीं था, मतलब लोकतंत्र को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र को थोड़ा सम्मान प्राप्त होता है और आज लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। क्लियर होगी ये बात? मतलब
प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे निकृष्टतम कोटि की प्रणाली माना था। और ये जो लोकतंत्र के बारे में असम्मान की बात है वह 18वीं शताब्दी पर चलती है। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र को थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वर्तमान समय में, आज के युग में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। आज ये कहा जाता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मतलब आज पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे वह तानाशाही शासन प्रणाली क्यों ना हो, उनके द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि भी कैसे भी हो हम जो है जनता की नज़रों में वैधता या वैध हो जाएं। मतलब चाहे दिखावे के रूप में ही क्यों ना हो, तानाशाही शासन प्रणाली में भी वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। वो इसलिए कि भाई जनता की दृष्टि में जो है हम वैध हो जाएं, मतलब हमें वैधता प्राप्त हो जाए, हमें औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाए। तो वास्तविक रूप में आज लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है। मतलब लोकतंत्र से अच्छी प्रणाली और कोई नहीं हो सकती है, आज माना जाता है। आगे की चर्चा हम यदि करें तो भाई सीधी सी बात है, भविष्य में क्या कुछ नया आविष्कार हो सकता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मानवीय विवेक की भी सीमा होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़े। एक विद्वान है E.M. बर्न्स, क्या बोला मैंने? E.M. बर्न्स ने कहा है, ये कोटेशन पूछी जाती, क्या कहा है कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें रहा है। क्या? लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें रहा है। मतलब लोगों ने जिस रूप में जैसा चाहा उस रूप में लोकतंत्र शब्दावली, लोकतंत्र की अवधारणा का, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कैसे किया है यही बात मैं आगे स्पष्ट करूँगा। क्या कह रहे हैं E.M. बर्न्स कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें रहा है। इसे कोई जीवन जीने के ढंग के रूप में देखता है, कोई आर्थिक रूप में देखता है, कोई सामाजिक रूप में देखता है, कोई आर्थिक रूप में देखता है। मतलब अनेकों रूपों में इसका जो है प्रयोग किया गया है लोकतंत्र अवधारणा का, लोकतंत्र की अवधारणा का। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र का मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैंने कहा निम्न अर्थों में, तो यहाँ 6 अर्थों में ले रहा हूँ। तो यही बात है ये कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें रहा है। मतलब सब ने अपनी मन मर्जी के मुताबिक इसका प्रयोग किया है। कैसे? ये 6 बातें ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या? नंबर 1, शासन के रूप में लोकतंत्र। भाई शासन के रूप में लोकतंत्र का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, परंतु अंतिम रूप में जो सत्ता होती है वह जनता में ही निहित होती है। तो शासन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, राज्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। किसके रूप में? राज्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। राज्य के रूप में प्रयोग का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जनता अपने प्रतिनिधि तो चुनती है, लेकिन प्रतिनिधियों के ऊपर जनता नियंत्रण भी रखती है। तीसरा, समाज के रूप में लोकतंत्र। समाज के रूप में लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ किसी पद विशेष, जाति विशेष के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। इसी के साथ में विधि की दृष्टि में सभी समान होते हैं। इस रूप में भी लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है, राजनीतिक रूप में भी लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक रूप में इसका मतलब है कि यहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। यहाँ एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है। संपत्ति, शिक्षा इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। छठा है, आर्थिक रूप में लोकतंत्र। आर्थिक रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य ये लिया जाता है कि वास्तविक रूप में यहाँ किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानताएं नहीं होंगी, किसी भी रूप में यहाँ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा समानता के ऊपर बल दिया जाएगा। और छठा है, जीवन के ढंग के रूप में। जीवन के ढंग के रूप में इसका मतलब है कि यहाँ लोकतंत्र का प्रयोग इस रूप में किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, क्या कह रहा हूँ मैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के
व्यक्तित्व को सम्मान दे, दूसरा व्यक्ति भी पहले वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को मान्यता दे। सभी व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व को अच्छी दृष्टि से देखें, सभी व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करें। यही जीवन के ढंग के रूप में लोकतंत्र है। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें हैं। भाई शासन के रूप में भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली का प्रकार है। राज्य के रूप में भी लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है कि राज्य का ये एक प्रकार है। समाज के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि भी समाज में भी लोकतंत्र होना चाहिए। राजनीतिक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आर्थिक रूप में भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जीवन के ढंग के रूप में भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भी लोकतंत्र वास्तविक रूप में जीवन जीने का ढंग भी है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करें। समझ में आ गया? तो वास्तव में 6 रूपों में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र अवधारणा के ऊपर, ये तो शासन प्रणाली की बात कर, लोकतंत्र अवधारणा के ऊपर अलग से मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया में वास्तव में लोकतंत्र है क्या चीज़, इसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे। मगर कब? जबकि पहले मैं सामान्य बातें ठीक तरीके से समझा दूंगा, उसके बाद में अलग से मैं लोकतंत्र की अवधारणा आखिर है क्या, किस रूप में इसका पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है, इसके ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगा क्रम से अलग से। ये 5-7 वीडियो बन जाएंगे, उसके बाद में 3 वीडियो बनाऊंगा। आप उनको समझेगा, अरे भाई लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र की शासन प्रणाली है क्या चीज़, आप चुटकी में समझेंगे इसको, और बहुत गंभीरता से और गहराई से। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप ध्यान दें भाई। 2 बातें होगी, इसकी उत्पत्ति, इसके बाद में हमने इसका सामान्य अर्थ बताया है। तीसरी बात आती है परिभाषा, कि विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं कि भाई लोकतंत्र क्या चीज़ है। अब वो एक अलग बात है कि भी शासन के रूप में ही बता रहे हैं ये तो सभी एक प्रकार से, जबकि इसका प्रयोग 6 रूपों में किया जाता है। ध्यान दें, नंबर 1 हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। बस सीधी सी बात है भाई, अंतिम रूप में जनता में ही जो है शक्ति होती है, अंतिम रूप में जनता में ही शक्ति निहित होती है, ये बात कह रहे हैं। अगली बात सीले क्या करें, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। बस सीधी सी बात है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। यह हिस्सा हो मतलब मूल बात ये है कि भाई वास्तव में शासन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, वही लोकतंत्र है। मतलब राज्य व्यवस्था में जनता की सहभागिता होती है, वह लोकतंत्र है। जिस राज्य व्यवस्था में जनता की सहभागिता नहीं होती है वह तानाशाही प्रणाली मानी जाती है आज के दौर में। अगली परिभाषा है लावेल। अब देखो ये जो परिभाषा है ना, मैंने इसलिए दी है कि वास्तव में ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा निम्न में किस विद्वान ने दिया, आपको छट नहीं करनी, मैंने महत्वपूर्ण परिभाषाएं ली है। लावेल कह रहे हैं लोकतंत्र वह शासन है, क्या लोकतंत्र वह शासन है। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये परिभाषा दी है ना मैंने यहाँ पर 5 परिभाषा, ये केवल शासन के रूप में लोकतंत्र, शासन के रूप में लोकतंत्र की परिभाषा दी जा रही, बाकी 5 के रूप में नहीं दी जा रही है। इसलिए वास्तविक रूप में ये लोकतंत्र की अवधारणा को व्यापक रूप में समझना नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा है कि लोकतंत्र की अवधारणा को व्यापक रूप में आप समझे, इसके लिए मैं अलग से लास्ट में जब ये लोकतंत्र की सामान्य बातें पूरी हो जाएंगी तो 3 वीडियो अलग से बनाऊंगा। मैं आपको संकेत कराऊंगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 3 वीडियो समझ जाएगा, शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करें, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि सारी बातें समझाना बेहद जरूरी हो जाता है। अच्छा, लावेल क्या करें, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त हो। ध्यान दें, प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त हो और वह जानता हो कि उसे समान अवसर प्राप्त है। मतलब लावेल कह रहे हैं कि लोकतंत्र वह शासन जिसमें प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त हो और वह जानता हो कि उसे समान अवसर प्राप्त है। मतलब समान अवसर दिए जाएं और उसको ज्ञान भी होना चाहिए कि भाई हमें समान अवसर प्राप्त है, वह लोकतंत्र है। अगला है अब्राहम लिंकन, जिसकी परिभाषा से आप सभी परिचित होंगे। क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये परिभाषा तो आप सभी को याद होगी। क्या? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। किसने दी परिभाषा? अब्राहम लिंकन। अगली नेक्स्ट डायसी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। लोकतंत्र शासन का, देखो सब जगह शासन ही शासन आ रहा है, तो ये एक ही बिंदु आ रहा है यहाँ पर शासन के रूप में लोकतंत्र। बाकी 5 की मैंने चर्चा कर ही दी है। ठीक है, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो। अब ध्यान दें, यहाँ क्या कहा है,
लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो। मतलब डायसी भी ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें जो शासक है या जो शासन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वह वास्तविक रूप में संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो। ठीक है। अब वो एक अलग बात है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हम आगे कर ही रहे हैं। अब देखो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई कि भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में शासन शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। मगर जनता भी इस शक्ति का प्रयोग दो रूपों में करती है, प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। इसीलिए लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। कैसे मैं समझाऊंगा? लोकतंत्र के प्रकार ले रहे हैं अब हम, क्या चौथी बात ले रहे हैं, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका भाई? शासन शक्ति का प्रयोग जब जनता करती है ना तो इसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जनता शक्ति का प्रयोग कैसे कर रही है? क्या स्वयं जनता विधियों का संचालन कर रही है, विधियां बना रही है? अगर स्वयं जनता विधि बनाती है, स्वयं जनता कानूनों का संचालन करती है तो वह प्रत्यक्ष रूप में शक्ति का प्रयोग करे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। और यदि जनता शासन शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में स्वयं ना करके बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, प्रतिनिधियों को चुन देती है और प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा कानूनों का संचालन करवाया जाता है, भाई उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही है बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसे भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। स्विट्जरलैंड की कुछ कैंटोनों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, विशेषकर 5 कैंटोनों में। कैंटन का मतलब स्विट्जरलैंड में जो प्रांत हैं, जो संघ की इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, उनको कैंटन कहा जाता है। नोट कीजिएगा, कैंटन कहा जाता है। अच्छा, अब समझते हैं लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है कि इसमें जनता स्वयं कानूनों का संचालन करती है, जनता स्वयं विधियों का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, जनता स्वयं विधियों का निर्माण करती है। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप में शासन शक्ति का प्रयोग करती है। तो जब जनता के द्वारा विधियों का संचालन किया जाता है, जनता स्वयं विधियों का निर्माण करती है, स्वयं जनता के द्वारा जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। मतलब यहाँ इसमें कानून स्वयं जनता बनाती है, यहाँ स्वयं जनता ही व्यवस्थापिका का रूप धारण कर लेती है, जिसे लोकसभाएं कहा जाता है। मैं समझाऊंगा आपको। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि इसमें जनता स्वयं कानून बनाती है, जनता स्वयं कानून का संचालन करती है, इसमें प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं। जैसा कि प्राचीन समय में यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद था, मध्य युग में इटली के नगर राज्यों में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद था, और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड की कुछ कैंटोनों में 5 कैंटोनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद है। समझ गए? अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ पद्धतियां होती हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग होता है। इसकी प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी हैं? आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। नंबर 1 जनमत संग्रह, दूसरा आरंभन, तीसरा प्रत्यावर्तन, चौथा लोकसभाएं, पांचवा मत संग्रह। पांचों मैं समझाऊंगा, नोट कीजिएगा। पहला है जनमत संग्रह। भाई जनमत संग्रह में जनता की राय जानी जाती है, जनता के विचार जाने जाते हैं। क्या मतलब? वास्तव में जनमत संग्रह उसे कहते हैं जब वहाँ विधानसभा के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के ऊपर जनता की क्या राय है, जनता के क्या विचार हैं। जब जनता की राय उसके ऊपर जानी जाती है तो इसे जनमत संग्रह कहा जाता है। मैंने देखा है विद्यार्थी जनमत संग्रह मत संग्रह को एक मानते हैं, लेकिन भाई एक नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको। जनमत संग्रह समझ गए? मतलब लोकसभा, जैसे कि वर्तमान समय में हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में लोकसभाएं मौजूद हैं। तो वास्तव में जनमत संग्रह उसको कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो विधानमंडल होता है ना, आप इसको सीधा सा कहते हैं व्यवस्थापिका कह देंगे।
तो वहाँ व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी जो कानून बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, उसके ऊपर जनता की जब राय जानी जाती है उसे जनमत संग्रह कहते हैं। दूसरा आरंभन। आरंभन का मतलब होता है, जैसा कि सबसे स्पष्ट हो, आरंभन किसी चीज़ की शुरुआत करना। आरंभन का मतलब होता है जब जनता के द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है व्यवस्थापिका के सामने कि आप इस प्रकार के कानून बनाइए, इस प्रकार के कानून बनाइए। जनता स्वयं कह रही है, जनता स्वयं प्रस्ताव तैयार कर रही है कि इस प्रकार के कानून बनने चाहिए, इसे कहते हैं आरंभन। तीसरा है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रतिनिधि को वापस बुलाना। जब जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत चुना जाता है, तो वहाँ अगर ये व्यवस्था कर दी जाती तो ये कह देंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो है साधन है ये। तो वास्तव में प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रतिनिधि को वापस बुलाना। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रतिनिधि को वापस बुलाना। मतलब जब एक प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, जनता से जो वादे किए उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो जनता उन्हें वापस बुला सकती है। भारत के अंतर्गत प्रत्यावर्तन की मांग की जाती है कि हमारे भारत में भी जो है प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए कि कोई जनप्रतिनिधि यदि ठीक से कार्य नहीं करता है तो जनता का अधिकार होना चाहिए कि उसको वापस बुला लिया जाए। लेकिन अभी तक हमारे भारत में इसको स्वीकार नहीं किया गया है प्रत्यावर्तन। तीसरी पत्ती। चौथा है लोकसभाएं। भाई लोकसभाएं का मतलब होता है कि वास्तव में यहाँ स्वयं जनता, देखो जैसे स्विट्जरलैंड की कैंटन है, तो कैंटन छोटी छोटी जनसंख्या भी कम होती है, तो उनके सभी जो नागरिक होते हैं, नहीं एक प्रकार से हम वयस्क की बात करेंगे यहाँ, वो सभी एक जगह एकत्रित होते हैं और अपने लिए किस प्रकार के कानून बनाने हैं ये तय करते हैं। तो वहाँ जो सभी नागरिक एक जगह एकत्रित होते हैं, वास्तव में एक प्रकार से वो व्यवस्थापिका का रूप धारण कर लेते हैं उस समय, क्योंकि वो स्वयं कानून अपने लिए बनाएंगे। तो इसे कहते हैं लोकसभाएं या जनसभाएं। जनता की सभा है वो, क्योंकि सभी नागरिक एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और अपने लिए कानून बना रहे हैं, इसे कहते हैं लोकसभाएं, जिसका कि प्रयोग स्विट्जरलैंड में किया जाता है। आरंभन का प्रयोग भी स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जनमत संग्रह का प्रयोग भी स्विट्जरलैंड में किया जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा है मत संग्रह। अब यहाँ आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं कि सर जनमत संग्रह, मत संग्रह तो एक ही चीज़। नहीं। जनमत संग्रह तो विधान सब मंडल या व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर जब जनता की राय जानी जाती है ना, तो उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। और मत संग्रह किसे कहा जाता है? मत संग्रह उसे कहा जाता है जब वास्तविक रूप में कोई राजनीतिक समस्या हो, कोई राजनीतिक प्रश्न हो, उस राजनीतिक प्रश्न के ऊपर जनता की राय जानी जाए, राजनीतिक प्रश्न के ऊपर जनता की राय जानी जाए, तो इसे कहते हैं मत संग्रह। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर मत संग्रह की बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर में मत संग्रह करवाया जाए कि वह वास्तविक रूप में भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या फिर भारत से अलग होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लास्ट में अनुच्छेद 370 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा समाप्त ही कर दिया गया। आप सभी अवगत हैं इस बात से, ठीक है। तो ये होता है मत संग्रह, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये क्या हो गए? प्रमुख पद्धतियाँ या साधन होंगे। ये पांचों के पांचों आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से कोई भी एक के बारे में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, लोकतंत्र का दूसरा जो प्रकार वो क्या है भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप ध्यान दें भाई, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं जनता विधियों का निर्माण नहीं करती है, स्वयं जनता कानून का संचालन नहीं करती है, बल्कि अप्रत्यक्ष, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के द्वारा वास्तविक रूप में कानून बनाए जाते हैं, कानून का संचालन करवाया जाता है। मतलब यहाँ एक प्रकार से प्रथम बिंदु बन जाता है जनता, फिर प्रतिनिधि। ध्यान दें, जनता, प्रतिनिधि, और उसके बाद में जो है हम कहेंगे सरकार। मतलब यहाँ जनता शासन शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, इसलिए इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। क्योंकि यहाँ
स्वयं जनता कानून नहीं बना रही है, बल्कि यहाँ जनता के लिए कानून जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें विधायक सांसद कहा जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में शासन शक्ति का प्रयोग विधायक, सांसद या राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। कानून राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, कानूनों का संचालन राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा करवाया जाता है। इसलिए यहाँ स्वयं जनता कानून नहीं बना रही है, स्वयं जनता कानून का संचालन नहीं कर रही है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधि अर्थात सांसद, विधायक कानूनों का संचालन कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के वर्तमान समय में मुख्यतया दो रूप या दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरा एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है व्यापक रूप में, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। और एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ मैं थोड़ा समझाऊंगा, ध्यान दें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं आधुनिक समय में, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये वास्तव में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के ही जो है रूप हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत स्थायित्व का सिद्धांत है। एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण वो बता रहा हूँ। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त होती है, जिसे नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो मुख्य दो प्रधान होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष है। ब्रिटेन में भी जाए संसदात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में भी जो है कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र का शासक कौन है? वहाँ पर राजा है। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ब्रिटेन में राजा क्या है? राज्य का अध्यक्ष है। और प्रधानमंत्री क्या है? शासन का या सरकार का अध्यक्ष है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत एक ही पद है राष्ट्रपति, अर्थात कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है, बल्कि अमेरिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वही राज्य का अध्यक्ष है, वही सरकार या शासन का अध्यक्ष है। संसदात्मक शासन प्रणाली का पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली के मॉडल को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट, एकात्मक संघात्मक शासन प्रणाली। ध्यान दीजिएगा भाई, एकात्मक शासन प्रणाली का सीधा सा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है कि जब संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ एक अकेली केंद्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी जाती हैं तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। ये अलग बात है कि केंद्रीय सरकार चाहे तो स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियाँ सुपुर्द कर सकती है, मगर केंद्रीय सरकार जब चाहे तब स्थानीय सरकारी शक्तियाँ वापस ले सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्थानीय सरकारों को शक्ति देने वाली केंद्रीय सरकार है, संविधान ने शक्ति नहीं दी है। तो एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या हुआ? जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा सीधी ही एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियाँ सुपुर्द कर दी जाती हैं तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। ये अलग बात है कि वास्तविक रूप में केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए या शासन का संचालन सुचारू रूप में हो सके, इसके लिए केंद्रीय सरकार स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां सुपुर्द कर सकती है। मतलब संविधान नहीं दे रहा है, केंद्रीय सरकार दे रही है, इसलिए केंद्रीय सरकार जब चाहे तब शक्तियां वापस ले सकती है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में वास्तव में संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति का बंटवारा कर दिया गया संविधान के द्वारा ही सीधा। तो इसका मतलब क्या होगा? जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन, बंटवारा कर दिया जाता है तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ संविधान के द्वारा केंद्र को शक्ति दे दी गई है कि आप इन विषयों पर कानून बनाइए, और राज्यों को भी संविधान के द्वारा शक्ति दे दी गई है कि आपके ये विषय आप इनके ऊपर कानून बनाइएगा। यहाँ वास्तव में राज्य सरकारों को या प्रांतों की सरकारों को शक्ति संविधान के द्वारा दी जा रही, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसलिए यहाँ केंद्र सरकार राज्य की
जो शक्तियां हैं, राज्य जिन विषयों पर कानून बनाता है या संविधान ने जो शक्तियां राज्यों को दी हैं उनको केंद्र सरकार नहीं छीन सकती है। कमी या वृद्धि की जा सकती है, कमी या वृद्धि के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक। आप इन चारों प्रकार की प्रणालियों को यदि व्यापक रूप में समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आज आप लोकतंत्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा और प्रकार को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।